गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा आज गले का स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, इस वजह से हम नेचुरली थोड़ा धीमे बोलेंगे, बट माइक का आवाज़ थोड़ा फास्ट कर दिया है, तेज भी कर दिया है थोड़ा, तो आवाज़ आपको प्रॉपर आ जाएगी, ठीक है। तो आज अपने बात करते हैं गेहूं के पार्ट 2 में। तो कल हम लोगों ने जो भी देखा था लेक्चर में पार्ट 1 में, उसके आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो कल बहुत सारी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद की सीड रेट वगैरह ये सब सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएँगे। सभी बच्चे फटाफट से क्लास को जॉइन कर लेंगे। एप्लीकेशन पे जिन भी बच्चों को क्लास का लिंक पहुँच चुका है, वो सभी फटाफट से लाइव आ जाएँ। आज के लेक्चर में अपना पहला टॉपिक होगा ट्रिटिकेल। क्या होगा? ट्रिटिकेल। आपको दिख रहा है, देखो ट्रिटिकेल, ये एक बोर्ड लगा हुआ है ट्रिटिकल जिस पे लिखा हुआ है। अब कई ऐसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन कि ट्रिटिकल क्या है, ठीक है। ट्रिटिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन, ट्रिटिकल को विकसित किसने किया, कैसे विकसित हुआ, इन सब बातों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिटिकल के बारे में जानेंगे। तो ट्रिटिकल क्या है, कैसे क्या इसका निर्माण हुआ, कैसे विकसित हुआ, इन सब बातों पर अपने चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है ट्रिटिकल। अब ट्रिटिकल से क्वेश्चन आपसे कई बार पेपर में पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए ट्रिटिकल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि ये प्रथम मानव निर्मित अनाज है। अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। कौन सा? ट्रिटिकल, ठीक। यहाँ तक तो आप सब जानते होंगे कि ट्रिटिकल क्या है, प्रथम मानव निर्मित अनाज है। दूसरी बात आती है कि इसका विकास किसने किया। तो विल्हेम रिम्फू नाम के एक वैज्ञानिक थे जो स्वीडन के रहने वाले थे। तो इसको विकसित किसने किया? ध्यान देंगे, स्वीडन के वैज्ञानिक जो स्वीडन के वैज्ञानिक रिम्फू, कब? 1890 में। स्वीडन के वैज्ञानिक रिम्फू द्वारा ट्रिटिकेल विकसित किया गया। ट्रिटिकेल विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो रिम्फू के द्वारा विकसित किया गया। रिम्फू कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। कब विकसित किया? तो 1890। कई किताबों में आपको मिलेगा 1888, बट आप ध्यान देंगे कब लिखेंगे, 1890। दूसरी बात पूछी जाती है कि इससे रिलेटेड कि इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं ट्रिटिकेल में। तो इसमें गुणसूत्र की बात करेंगे तो 2n बराबर होते हैं 56। क्या होते हैं? 56 होते हैं। और ये होता क्या है? एक इंटरजेनेरिक क्रॉस होता है। क्या होता है? इंटरजेनेरिक क्रॉस। मतलब क्या होता है? जेनेरा या जीनस अलग अलग होते हैं। एक होता है ट्रिटिकम, एक होता है सेकेल सीरियल, ठीक। तो ट्रिटिकेल क्या है? एक इंटरजेनेरिक क्रॉस से डेवलप किया गया है। तो ये क्या हम लिखेंगे? इंटर जेनेरिक क्रॉस से ट्रिटिकेल निर्मित हुआ। अब इंटरजेनेरिक क्रॉस किसके किसके बीच है वो अभी हम बताते हैं। इसकी जो वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ट्रिटिकेल की वैरायटी आती है जिसका नाम है DT46। क्या है? DT46, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये तो मामला है ट्रिटिकेल के बारे में, छोटा सा जो जनरल इंट्रोडक्शन है ट्रिटिकेल से, ये सब पूछा जाता है।
अब कहानी आती है कि टिटिकल बना कैसे। तो इंटरजेनेरिक क्रॉस बिटवीन जो दो स्पीसीज है उनके बीच इंटरजेनेरिक जो क्रॉस होता है, जो इंटरजेनेरिक क्रॉस हो रहा है, अब ये किसके किससे इंटरजेनेरिक क्रॉस हो रहा है ये अपने को देखना है। दो ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बीच इंटरजेनेरिक क्रॉस हो रहा है। एक है आपका वीट और दूसरी है राई। वीट और राई। तो वीट का जो केमिकल सॉरी बोटेनिकल नेम होता है वीट का, क्या होता है? ट्रिटिकम, जिसको ट्राइटिकम भी बोलते हो, ट्रिटिकम एस्टिवम। और राई का जो बोटेनिकल नेम होता है सिकल सिरेल। ये राई का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। दोनों के वैज्ञानिक नाम हम लोगों ने देख लिया। एक है वीट, एक है राई। इनके इनके बीच में क्रॉस होता है। अब जो वीट होता है, वीट, इसमें 2n कितने होते हैं? तो वीट में जो 2n होते हैं वो होते हैं 42। ये वीट के 2n होते हैं 42। और मानते हैं यहाँ पर, मान लो कि इसमें जीनोम कौन कौन से प्रदर्शित होते हैं। तो कैपिटल ए मान लो यहाँ पर जीनोम है। सिकेल सीरियल, सीरियल जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। और यहाँ पे गैमेट की बात करते हैं तो कैपिटल वी, दो गैमेट, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर ये अपने स्पीसीज में होमोलोगस है, अपने स्पीसीज होमोलोगस है। आपस में तो ये पेयरिंग कर लेंगे। अब इनके बीच जो क्रॉस होता है तो यहाँ पर F1 बनता है। क्या बनता है? F1 पीढ़ी बनती है। यहाँ पर देखना है हमको। F1 जो पीढ़ी बनती है, F1 को बोलते हैं फिलियल फर्स्ट। जो F1 पीढ़ी बनेगी उसमें गुणसूत्र कितने आएंगे? तो ध्यान देंगे। तो F1 जो भी पीढ़ी बनेगी, तो जब कभी भी कोई जो प्रोजनी बनती है तो पेरेंट से हैप्लॉइड आता है या हाफ सेट क्रोमोसोम के आते हैं। तो यहाँ से जो गैमेट आएगा वो एक तो आएगा कैपिटल ए और इधर से आएगा कैपिटल वी। ये इस प्रकार से गैमेट आएंगे। गुणसूत्र यहाँ से आएगा 21 और यहाँ से आएगा 7, ठीक। हाफ सेट क्रोमोसोम आएगा 21 7 28। तो यहाँ पर 2n बराबर आएगा 28। ये मामला आपको पता चल गया। यहां तक ऐसा आया। जो F1 है वो क्या है? स्टेराइल है। क्यों स्टेराइल है? ध्यान देना। F1 स्टेराइल है क्यों? फिलियल फर्स्ट जो है स्टेज वो स्टेराइल है। क्यों स्टेराइल है? इस बात पे ध्यान देंगे अपने। तो स्टेराइल इसलिए है कि गैमेट वही फसल बनाएगी जहां पर क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है बीज वही फसल बनाएगी जिसमें गैमेट होंगे। गैमेट तभी बनेगा जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। यहाँ पर ये होमोलोगस नहीं है, ये नॉन होमोलोगस है। ए नहीं है ना वी है, ए और बी है। ध्यान देना, अलग अलग स्पीसीज से आए हुए ये क्रोमोसोम है। तो अपनी ही स्पीसीज के अगर क्रोमोसोम होते, गैमेट होते, तो आपस में पेयर कर लेते। ये अलग अलग स्पीसीज से आए हुए गैमेट है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? इनका डबलिंग करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है? यहाँ पर क्रोमोसोमल डबलिंग कर दिया जाता है। क्रोमोसोमल डबलिंग। क्रोमोसोमल डबलिंग जो होता है किससे किया जाता है? कोल्चिसिन रसायन से। किससे किया जाता है? कोल्चिसिन एक केमिकल होता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन से क्या किया जाता है? क्रोमोसोमल डबलिंग की जाती है। तो जब यहाँ पर क्रोमोसोमल डबलिंग होगी तो कैसे आपको दिखेगा? 2n क्या हो जाएंगे? 2n बराबर हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। 2n 56 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब ये आपस में क्रोमोसोम पेयर कर जाएंगे। अपने ही अपनी अपनी स्पीसीज के हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम डबल हो गया, ठीक है।
यहाँ पर क्रोमोसोम जब डबल हो गया तो यहाँ तक तो अपने को ध्यान में आ रहा ना कि यहाँ पर क्रोमोसोमल जब जैसे डबलिंग करेंगे तो 28 का कितना हो गया, 56 हो गया सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक गैमेट और आ गया डबल होके, यहाँ से गैमेट और आ गया। जब दोनों गैमेट डबल आ गए, पेयरिंग हो गई आपस में, तो ये 56 आ गए, अर्थात यहीं से हमारा क्या बन के आ गया, ट्रिटिकेल बन के आ गया। क्या बन के आ गया? ट्रिटिकेल बन के आ गया। तो ट्रिटिकेल में गुणसूत्र कितने होते हैं? 56 होते हैं। कैसे होते हैं आपको हम पूरा कहानी आपको विधिवत तरीके से हमने बता दिया। यहाँ तक बात अपने को समझ में आ गई। ये केमिकल होता है भैया। कोल्चिसिन क्या होता है? एक रसायन होता है, एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम होता है कोल्चिकम आर्टमनले नाम का पौधा होता है। वहां से मिलता है हमको कोल्चिसिन नाम का केमिकल, जो क्या करता है, गुणसूत्र को क्या करता है, डबल करता है। गुणसूत्र डबल क्यों किए? क्योंकि हमें होमोलोगस पेयरिंग दिखानी थी, गैमेट का होमोलोगस जोड़ा बनाना था, तभी ये आपस में पेयर करते। तो ट्रिटिकेल हमारे पास इस प्रकार से निकल के आया। ये फर्स्ट मैनमेड सीरियल होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ट्रिटिकेल के बारे में जो हमने आपको बताया, आप फटाफट से यहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके आगे हम और आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। उसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट करिएगा। और अगर चीज़ें समझ में आ रही है, टिटिकेल आपको समझ में आ गया हो, तो आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि 56 होते हैं तो कैसे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट्स पर कुछ चर्चा करते हैं। टिटिकेल को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक बातों पर रूबरू होंगे। जैसे गेहूं के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी अच्छी होती है, सॉइल कौन सा अच्छा होता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब बातों पर हम लोग पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जलवायु, कि गेहूं को कैसा जलवायु चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए। तो बात करते हैं गेहूं की, जब बुवाई होती है साहब, बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। तो पहले तो बुवाई की हम बात कर लेते हैं। तो गेहूं की बुवाई कब होती है? सबसे सीधी बात, बुवाई। तो बुवाई हम लोग कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में हम लोग बुवाई करते हैं। कटाई कब करते हैं गेहूं की? कटाई हम लोग करते हैं मार्च अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में कटाई करते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अब आपको अनुमान लग गया होगा कि जब हम बुवाई करते हैं तो कैसा जलवायु होता है, और जब हम कटाई करते हैं तो कैसा जलवायु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हमको बताना है और वही चीज अपने को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं वानस्पतिक अवस्था। जब गेहूं वेजेटेटिव फेज में होता है तो गेहूं को कैसी जलवायु चाहिए, और जब गेहूं परिपक्व अवस्था में होता है, मैच्योर हो जाता है, पकने की अवस्था में पूरी तरीके से आ जाता है, जब गेहूं परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो उसको कैसा जलवायु चाहिए होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि जलवायु के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल और हार्ड ये कुछ भी नहीं होता। यदि आपको पता है एग्जाम हॉल में तो आपके लिए सिंपल है, नहीं पता तो आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, और बहुत बदतर कठिन हो जाएगा। तो वानस्पतिक अवस्था पे इसको कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी व नम। कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी व नम। अब आप बताओ, वानस्पतिक अवस्था गेहूं में कब आएगी? जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, दिसंबर में आएगी। तो उस समय जलवायु कैसी होनी चाहिए? ठंडी व नम, कूल एंड मोइस्ट। कूल एंड मोइस्ट प्रकार का जलवायु चाहिए होता है। जब परिपक्व होगा मार्च और अप्रैल में, तो उस समय मौसम कैसा होता है? गर्म होता है। तो परिपक्व अवस्था पर कैसी जलवायु चाहिए? गर्म व शुष्क चाहिए। कैसी चाहिए? गर्म व शुष्क चाहिए, यानी कि हॉट एंड ड्राई की अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे? हॉट एंड ड्राई, ठीक है। तो हॉट एंड ड्राई, इस समय शादियों का मौसम चल रहा है, तो कॉफी हॉट आपको शादियों में देखने को मिलती होगी, देखने को मिलती है, पीने के लिए मिल जाती होगी, ठीक है।
कॉफी की बात की है, दूसरा मत समझ जाना। चलिए, दूसरी बात करते हैं हम जलवायु के बाद मिट्टी की, कि मृदा। मृदा का मतलब सॉयल। और कल 5 दिसंबर है ना, कल इंटरनेशनल सॉयल डे भी है। ध्यान देना भैया, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस भी है कल, तो ये क्वेश्चन ये भी ध्यान दे लेना। 3 दिसंबर कल था, कल कृषि शिक्षा दिवस था। क्या था? कृषि शिक्षा दिवस था। आज 4 दिसंबर है, आज क्या है? महिलाओं का कृषि में योगदान दिवस है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा रखे हैं हम, तो आप रिकॉल करते रहिएगा। मिट्टी गेहूं के लिए कैसी चाहिए होती है? तो मिट्टी चाहिए होती है बलुई व बलुई दोमट। वलुई व वलुई दोमट मिट्टी चाहिए होती है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो सैंडी या दोमट व बलुई दोमट की मिट्टी की बात करते हैं। दोमट व बलुई दोमट, दोमट व बलुई दोमट, तो लोमी एंड सैंडिलोम। लोमी एंड सैंडिलोम सॉइल गेहूं के लिए परफेक्ट होती है, अच्छी होती है, जिसका पीएच कैसा होना चाहिए? तो पीएच 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच होता है। ये अमूमन सभी फसलों के लिए अच्छा माना जाता है, सिर्फ कुछ फसलों को छोड़कर, जैसे चाय, तंबाकू, आलू और आपका क्या हो जाएगा, धान, जिनके लिए पीएच 5 से 6 होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी क्रॉप्स होती है भी। अगली क्रॉप हमारी धान ही आने वाली है, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं तापमान के ऊपर, कि टेम्परेचर को लेकर अपन बात करते हैं। तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर अपन बात कर लें, तो गेहूं में तापमान से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? एक होता है वेस्ट टेम्परेचर। क्या होता है? वेस्ट टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं आधारीय तापमान। आधारीय तापमान। अब वेस्ट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है जरा जानना, कि वेस्ट टेम्परेचर, मान लो कि रबी ऋतु की जो भी फसलें होती हैं, मोस्टली वेस्ट टेम्परेचर उनका कितना होता है? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब इससे नीचे अगर तापमान आता है तो वहां पर गेहूं की खेती पॉसिबल नहीं है। ठीक, लास्ट टेम्परेचर है जहां तक गेहूं की खेती पॉसिबल हो सकती है, तो ये बेस्ट टेम्परेचर होता है। उसके बाद आइडियल टेम्परेचर, जिसको क्या बोलते हैं हम? आदर्श तापमान। अच्छा, बताना हमें क्या कारण ऐसा है जो गर्मियों में पानी ठंडा और सर्दियों में पानी गर्म लगता है। ठीक, आप उसका रीजन बताना। आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 16 से 25 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी आपको ऑप्शन में मिलेगा 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। इस बात को आप ध्यान देना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो आप इस चीज को भी ध्यान देना कि या तो 16 से 25 ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको 20 से 25 मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, इनमें से एक ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये आज हम लोगों ने इस सारी बातों पर चर्चा कर लिया। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम जिक्र कर रहे हैं धीरे धीरे से। अब हमने जलवायु देख लिया, मिट्टी देख लिया, तापमान देख लिया, बीज दर वगैरह सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। अब अपन बात करेंगे आगे खाद उर्वरक के ऊपर चर्चा करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। वैरायटी भी कल हम लोग देख चुके थे, तो अगला हमारा पॉइंट आएगा खाद उर्वरक। उससे पहले हम बात करेंगे बीजोपचार की। ठीक है, तो बीजोपचार की अगर हम बात कर लें, तो कल हम बीज की बात किए थे, तो बीजोपचार की अगर हम बात करेंगे तो जब सीड लिखाएंगे, मतलब डिजीज लिखाएंगे, तब अपने बीजोपचार की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है आपके सामने कि खाद और उर्वरक। तो अगला हमारा पॉइंट आता है खाद और उर्वरक, मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हिंदी में क्या बोलेंगे? खाद व उर्वरक।
खाद व उर्वरक पे जब हम चर्चा करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खाद की। खाद क्या होती है? खाद वो होती है जो फार्म पर या कहीं गड्ढे में गोबर को सड़ाकर तैयार करते हैं। ठीक, वो क्या होती है? खाद होती है। खाद कई प्रकार की होती है, कंसंट्रेट, बल्की, कंसंट्रेट, ऑर्गेनिक मैन्योर, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। जब हम खाद पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो बेसिक रूप से हम लोग गेहूं की फसल में कौन सी खाद प्रयोग करते हैं? FYM का प्रयोग। इसका प्रयोग करते हैं FYM। क्या मतलब होता है? फार्म यार्ड मैन्योर। क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर होता है। ये जो खाद होती है FYM। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस खाद में मोस्टली हमको नाइट्रोजन कितना मिलता है? 0.5% हमको नाइट्रोजन मिलता है। इस खाद में हमको फास्फोरस कितना मिलता है? 0.25% फास्फोरस मिलता है। और पोटास कितना मिलता है? तो 0.5% आपको पोटास मिलता है। याद करने के लिए ठन्नी चवन्नी ठन्नी के हिसाब से हम इसको याद कर लेते हैं। तो FYM में आपको ये कंपोजिशन मिलता है। अब जब नाइट्रोजन FYM हम डालते हैं ना, तो पहली वर्ष पहली फसल नाइट्रोजन का मात्र 1/3 भाग ही उपयोग कर पाती है। फास्फोरस और पोटास का 2/3 भाग उपयोग कर लेती है, परंतु नाइट्रोजन का 1/3 भाग ही उपयोग हो पाता है पहली साल जब हम डालेंगे। FYM का जो मात्रा रखते हैं वो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। सब्जी और चारे वाली फसलों में FYM की मात्रा ज्यादा रखते हैं। रीजन, क्योंकि वो मल्टी कट होती हैं, ये सिंगल कट हमारी फसल है। तो कितना हम लोग मात्रा रखें? 10 से 15 टन रखें। अब इसका उपयोग बुवाई के 1 माह पूर्व, बुवाई के 1 माह पूर्व इसका क्या करते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। बुवाई के 1 माह पूर्व हम लोग क्या करते हैं? इस FYM का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? क्यों 1 माह पूर्व प्रयोग करते हैं? क्योंकि अच्छी तरीके से इसका विच्छेदन हो सके, ये सड़ सके खेत में, और अच्छी तरीके से हमको न्यूट्रिएंट और ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर वगैरह प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यहाँ तक तो हमने खाद के बारे में चर्चा कर ली। अब उर्वरक के बारे में चर्चा करते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? कारखानों में रासायनिक विधि से तैयार किए गए उर्वरक होते हैं। इनकी मात्रा कम डाली जाती है, इनसे एवज में पोषक तत्व ये ज़्यादा देते हैं। आजकल तो हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर की दुनिया में आ चुके हैं, नैनो फर्टिलाइजर की दुनिया में आ चुके हैं। तो उर्वरक की हम जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अनाज वाली फसलें जब भी हम उगाते हैं तो हमारा NPK का जो रेशियो रखता है NP और K। तो NPK हमारा जो डाला जाता है, नाइट्रोजन 120 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से पड़ेगा। फास्फोरस 60 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से पड़ेगा। पोटास 40 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से पड़ेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब बात कहाँ से समझना है? ये बात समझना है कि 100% बुवाई के समय प्रयोग, 100% बुवाई के समय प्रयोग। क्या 100% बुवाई के समय प्रयोग कर लेते हैं? फास्फोरस और पोटास का हम बुवाई के समय ही 100% प्रयोग कर लेते हैं, परंतु नाइट्रोजन, ध्यान देंगे, नाइट्रोजन का हम 3 टुकड़ों में प्रयोग करते हैं। कितने? 3 टुकड़ों में। 50% बुवाई के समय, बुवाई के समय, ठीक है, शेष 50%, शेष 50% का 25%
फर्स्ट इरिगेशन पे, और जो 25% है वो सेकेंड इरिगेशन पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, खाद और उर्वरक के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, उसके बाद कई जगह बोरॉन का प्रयोग कर लेते हैं। बोरॉन का उपयोग तो क्या होता है, गेहूं के परागकण की जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए गेहूं में परागकणों की जीवन क्षमता मतलब गेहूं में परागकणों की जीवन क्षमता बढ़ाने में सहायक तो कौन सा सहायक होता है भैया, बोरॉन सहायक होता है। कौन सा होता है, बोरॉन तत्व, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन क्या होता है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। वॉरिंगटन नाम के व्यक्ति ने इनकी खोज की थी और ये अधातु की श्रेणी में आता है। ये सब पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद एक पॉइंट और लिख लेना कि जैव उर्वरक कौन सा प्रयोग करते हैं, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक हम लोग गेहूं में प्रयोग करते हैं एजोटोबैक्टर, एजोटो एजोटोबैक्टर प्रयोग करते हैं। ये बीज के साथ उपचारित करते हैं मिट्टी को, तो ये क्या होता है, सॉयल एनाकुलेंट होता है। क्या होता है, सॉयल एनाकुलेंट। इस मिट्टी के साथ इसका उपयोग करते हैं। 10 kg मात्रा इसको मिट्टी के साथ, सूखी मिट्टी के साथ मिला लेते हैं और सूखी मिट्टी के साथ इसका उपयोग कर लेते हैं। जोटोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रोजन थोड़ा सा फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में चर्चा कर ली, खाद उर्वरक के बारे में हम लोग गेहूं में देख लिए, सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसकी कुछ और अलग पहलुओं पर, कि इससे हटके जो हम चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे हमारा इरिगेशन हो गया, वीड हो गया, डिजीज हो गया, इन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन पढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, क्लाइमेट की वजह से। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ ही आने वाले आगामी चुनाव, हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आगामी चुनाव। क्यों चुनाव कहेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ये चुनाव ही है। क्या, नौकरी लगना, चुनाव जीतने के बराबर आपकी ज़िंदगी के लिए क्या, नौकरी लगना। तो जो भी उत्तर प्रदेश के साथी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 27 में है, परंतु तुम्हारा चुनाव 26 में। तो आप अपने चुनाव में अगर आप अपनी जीत हासिल करना चाहते हो, तो आज से ही अपनी मजबूती और पकड़ बना लीजिएगा अपने सिलेबस पे, अपने एग्जाम पैटर्न पे, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आया है आपके कैन सुपरवाइजर और एजीटीए के लिए ऑफलाइन बैच। इसमें आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, जो क्लासेस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। बैच में क्या कुछ खास होने वाला है, तो एग्रीकल्चर कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसकी थियरी क्लासेस चलेंगी। साथ ही साथ आपकी थियरी क्लासेस कंप्लीट होने के साथ साथ या कंप्लीट होने के बाद भी हम आपको इनका प्रैक्टिस सेट, डीपीपी, एक्सरसाइज सीट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आपको एमसीक्यू की क्लासेस भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। ये बैच बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इसमें जो भी बच्चे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे लखीमपुर के आसपास या दूर के जो जनपदों से बच्चे आएंगे, उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जिस लोकेशन पे हमारा ऑफिस है, ऑफलाइन ब्रांच है,
यहाँ पर बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कानपुर, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, लखनऊ जैसे महानगर में आप रूम का रेंट 2000, 2500, 3000 रुपए पे करते हो, खाने का बहुत ज़्यादा महंगा जाता है या एक्स्ट्रा जो भी खर्चे होते हैं, यहाँ उन खर्चों से आप बच सकते हो। या मैक्सिमम आपको 1000 से लेकर 1200 तक का रूम आपको बढ़िया मिलेगा और एकदम हरा-भरा तराई बेल्ट का क्षेत्र है, जहाँ पर आप हरियाली के साथ अपनी पढ़ाई में भी हरियाली ला सकते हैं। ठीक है? तो बच्चे आ भी रहे हैं, आज ही हम क्लास ले रहे हैं, हमारे स्टूडियो में एक आजमगढ़ का बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है? तो यदि आप तैयारी करना चाहें, तो एक बार संस्थान ज़रूर पधारें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो इसी के साथ हम बात करते हैं सिंचाई को लेकर, कि इरिगेशन को लेकर हम बात करेंगे। सिंचाई, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आना चाहिए, इरिगेशन में क्या-क्या हमारे पास पॉइंट आना चाहिए? सिंचाई, अब सिंचाई क्या होता है? सिंचाई क्या होता है? अपने को ध्यान में रखना है कि हम सिंचाई कब करते हैं, ठीक है? सिंचाई कब करते हैं इस बात को अपने को ध्यान देना है। जैसे कोई फसल लगाएँगे हम, तो उसमें सिंचाई कब करेंगे इस बात पे अपने को फ़ोकस करना है। तो सबसे पहले जब किसी फसल का हम बीज डालेंगे ज़मीन के अंदर, वो उगेगा, नमी होगा, बीज फूलेगा, शोषित अंतःशोषित होगा, फटेगा, जमेगा। बीज जैसे ही जर्मिनेट करेगा, पौधे का निर्माण करेगा। अब उस पौधे को कुछ नमी मिट्टी से मिलेगी, कुछ नमी उसको जो प्रभावी वर्षा है उसके माध्यम से मिलेगी। फिर भी उसको जिंदा और अच्छी उपज देने के लिए और पानी की जो आवश्यकता होती है, वही पानी क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। जैसे हमने मान लो ये पौधा लगा दिया, अब ये कुछ नीचे से पानी खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? बिल्कुल खींचेगा। कुछ पानी इसको चौमास के महीनों में वर्षा के द्वारा मिल जाएगा, उसका ये उपयोग कर लेगा। फिर भी इस पौधे को जिंदा रहने के लिए और अच्छी उपज के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। उसको हम किस माध्यम से देते हैं? किसी ट्यूबवेल से पानी खींच के लाते हैं, किसी नहर से नाली बना के पानी लाते हैं, किसी नदी से नहर निकाल कर उससे सिंचाई नाली बनाकर हम पानी देते हैं, या कहीं पंपिंग सेट या कहीं लिस्टर इंजन लगा के पानी देते हैं, तो कहीं नल से चला के पानी देते हैं, तो कहीं बेड़ी और ढेकली रहेट जैसे पुराने संयंत्र का उपयोग करके हम क्या करते हैं? पानी देते हैं। वही कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो अगर साइंटिफिक परिभाषा देखें, तो पौधे की उचित बढ़वार एवं अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मृदा वर्षा के अतिरिक्त जो कृत्रिम रूप से जल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। इस बात से समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिंचाई से रिलेटेड गेहूँ में। तो सबसे पहले हम सिंचाई कब करेंगे? जब हमको पता सारी चीज़ें होंगी कि इसकी जलमांग कितनी होती है। तो गेहूँ की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, डब्ल्यूआर क्या होता है? वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, जलमांग की बात करते हैं। जलमांग जब हमको पता होगी तभी हम बता पाएँगे सिंचाई इसमें कितनी चाहिए। तो इसकी जो जलमांग होती है, 450 से लेकर के 650 मिलीमीटर, और अगर यही सेंटीमीटर में कभी पूछ लिया जाए, तो 45 से 65 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इस बात को आप पता होना चाहिए। जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट 450 से लेके 650 मिलीमीटर क्या होता है? कि मतलब जो 1 हेक्टेयर एरिया है, उसमें कुल कितना 45 से 65 सेंटीमीटर ऊँचा पानी हमको भरना है। अगर एक बार में भर देंगे तो पौधा खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। तो धीरे-धीरे टुकड़ों में हमें सिंचाई करनी होती है। तो कम से कम गेहूँ में कितनी सिंचाई करते हैं? तो मान के चलो, कम से कम अगर आपके पानी उपलब्ध नहीं है तो 3 करोगे, नहीं तो 2 कर लोगे। जब बिल्कुल पानी नहीं होगा तो 1 कर लोगे। अदरवाइज़ जो सामान्य रूप से देखते हैं तो कितनी सिंचाई करते हैं? 6 करते हैं। ठीक है? तो गेहूँ की अगर बुवाई की बात करते हैं, तो कौन से मेथड से हम लोग गेहूँ को बोते हैं? एक तो बॉर्डर में मेथड अपनाते हैं गेहूँ को बोने के लिए, तो एक तो बॉर्डर सिंचाई कर लेंगे हम। दूसरा क्या कर लेंगे, हम चेक बेसिन भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? चेक बेसिन से भी सिंचाई कर लेते हैं गेहूँ में। तो जलमांग को हमने पता चल गई। अब सिंचाई की अवस्थाएँ हम पूछेंगे कि इरिगेशन स्टेज, सिंचाई की अवस्थाएँ, सिंचाई की अवस्थाएँ, स्टेजेज ऑफ इरिगेशन।
अब इस पॉइंट को देखेंगे। सिंचाई की अवस्थाओं में सबसे पहला पॉइंट हमको जानना है कि कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, कितनी? 6 सिंचाई हम लिखेंगे, नंबर डाल देंगे। याद कैसे करेंगे? सी टी एल एफ एम डी। कहने का मतलब सीटीएल को हम क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। और कैटल में कौन सा रोग लगता है? एफएमडी लगता है। कौन सा लगता है? एफएमडी लगता है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक? कि कैटल, कैटल का मतलब गाय, गाय में कौन सा रोग लगता है? एफएमडी लगता है। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस के द्वारा होता है। एनिमल में हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। अब ये होता क्या है? तो इसको बोलते हैं सीआरआई, क्राउन रूट इनिशिएशन। इसको बोलते हैं टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज इसको बोलते हैं लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। और इसको बोलते हैं फ्लावरिंग स्टेज। और इसको बोलते हैं मिल्की स्टेज। इसको बोलते हैं डफ स्टेज, दाना जब कठोर होता है। ये तो इसके अंग्रेजी नाम हो गए। अब इसको हिंदी में देखते हैं क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं शिखर जड़ बनते समय। शिखर जड़ बनते समय, इसी को बोलते हैं ताज जड़। ताजमूल जड़ें, ठीक? इसे ही शिखर जड़ बोलते हैं। टिलरिंग का मतलब होता है कल्ले निकलते समय। कल्ले निकलते समय। सारी स्टेजेस को हम एक एक करके आपको बता देंगे। फिर आपके दिमाग में अभी एक बत्ती कूद रही होगी कि सर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज तो बताए नहीं। तो अभी हम बताएंगे आपको, धैर्य रखिएगा, ठीक? लेट ज्वाइंटिंग का मतलब होता है गांठ बनते समय। गांठ बनते समय। मिल्की फ्लावरिंग, पुष्पावस्था, पुष्प निकलते समय या पुष्पावस्था। और मिल्की स्टेज का मतलब होता है दुग्धावस्था। दुग्धा अवस्था। डफ स्टेज का मतलब दाना पकते समय। दाना पकते समय। ये हम लोगों ने इस प्रकार से सारी चीजों को देखा कि इरिगेशन की कितनी स्टेज होती हैं। तो 6 स्टेजेज होती हैं, ठीक? उसके आगे हम बात करते हैं कि कितने दिन पर ये सिंचाई करते हैं। तो सीआरआई स्टेज करते हैं 20 से लेकर के 25 डीएएस। डीएएस का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग। ये कल भी चर्चा में ले लिए थे कि डेज आफ्टर सोइंग मतलब बुवाई के 20 से 25 दिन बाद। टिलरिंग स्टेज होती है 40 से 45 डीएएस। लेट ज्वाइंटिंग होती है 60 से 65 डीएएस। और फ्लावरिंग स्टेज होती है 80 से 85 डीएएस। सब में 20-20 जोड़ते जाओ। मिल्की स्टेज होती है 100 से 105 डीएएस। और डफ स्टेज होती है 115 से लेकर के 120 डीएएस। ये होते हैं गेहूं में सिंचाई के कुछ अवस्थाएं
जिनको हम बोलते हैं इरिगेशन स्टेजेस। अब बात आती है कि मुख्य क्रांतिक अवस्था। मुख्य क्रांतिक अवस्था किसने कहा? डॉक्टर आरवीएल भारद्वाज। डॉक्टर आरवीएल भारद्वाज ने सीआरआई स्टेज को ही मुख्य क्रांतिक अवस्था बताया। अब क्यों सीआरआई स्टेज को ही मुख्य क्रांतिक अवस्था बताया, तो अभी हम सीआरआई स्टेज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं सीआरआई स्टेज ही क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पर नीचे एक लाइन लिख लो। यदि एक ही सिंचाई का पानी उपलब्ध हो, यदि एक ही सिंचाई का पानी उपलब्ध हो, सीआरआई स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए। सीआरआई स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए। किस स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए? सीआरआई स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए। ये आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभी तो हमने नॉर्मल आपको बताया, अभी सीआरआई हम बताएंगे क्या सीआरआई होती है और सीआरआई ही क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। ठीक, क्या रीजन ऐसा है जो सीआरआई ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा खाद और उर्वरक वाला मामला है, आप देख सकते हैं इसको। खाद उर्वरक के केस में हमने जो बता रखा आपको। अब ये खरपतवार की बात करते हैं, तो इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहूंगा कि सीआरआई स्टेज के बारे में। ये है गेहूं का बीज। ये क्या है? ये है गेहूं का बीज। ये गेहूं का बीज है। अब इस बीज के ऊपर क्या है? ये है सतह। क्या है? ये है सॉइल की सतह। ये क्या है? सॉइल की सरफेस। ये है मृदा सतह। थोड़ा समझना अच्छे से। अब गेहूं का बीज हमने क्या किया? जमीन में डाल दिया। अब ये बीज क्या करेगा? नमी को अपनी ओर खींचेगा। किसको खींचेगा? नमी को अपनी ओर खींचेगा। ये ये क्या होती है? नमी। ये क्या होगी? ये बीज की तरफ खींचेगी, बीज फूलेगा। क्या करेगा? बीज फूलेगा। और जब बीज फटेगा, बीज फूलने के बाद बीज फटेगा, तो नीचे से इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर आएगा और एक ऊपर से इस प्रकार से स्ट्रक्चर जाएगा। ठीक, तो जो नीचे स्ट्रक्चर आ रहा है,
इसमें इसको बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर, रेडिकल। और ये ऊपर स्ट्रक्चर जा रहा है जिसको क्या बोलेंगे? प्रांकुर। इस प्रांकुर से आगे चल के क्या बनता है? तना बनता है। और इस मूलांकुर से आगे चल के क्या बनती है? जड़ बनती है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है ना आपको? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इस मूलांकुर से इस प्रकार से ये जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार से ये जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों को क्या कहते हैं? ये जो जड़ें निकली इन्हें कहते हैं सेमिनल रूट्स, या इन्हें टेम्पो रेरी रूट्स, या इन्हें प्राइमरी रूट्स कहते हैं। प्राइमरी रूट्स बोलते हैं। मतलब इन्हें सेमिनल, अस्थायी या प्राथमिक जड़ें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सेमिनल, अस्थायी या प्राथमिक जड़ें। जो मूलांकुर से जड़ें निकलती हैं इन्हें हम सेमिनल जड़ें, अस्थायी जड़ें या प्राथमिक जड़ें कहती हैं। ये जड़ें क्या होती हैं? ये धोखेबाज जड़ें या बेवफा जड़ें होती हैं, जो बेचारे गेहूं के पौधे को बीच मझधार में छोड़ के चली जाती हैं। ये जड़ें क्या होती हैं? बुवाई के 20 से 25 दिन बाद मिट्टी के अंदर सड़कर खत्म हो जाती है, डेड एंड डिके। ठीक है, तो ये क्या हो जाती हैं? लिखेंगे बुवाई के 20 से 25 दिन बाद ये जड़ें मृदा में सूख कर सड़ जाती हैं। सूख कर सड़ जाती हैं। कहने का मतलब जो बेसिक रूट्स इनकी थी, जो सबसे शुरुआती में जो जड़ बन रही थी, ये क्या हुई भैया? ये 20 से 25 दिन बाद क्या हुई? सड़ गई मिट्टी में। अब इसके पास कोई जड़ नहीं बची, तो इसके पास एक नई जड़ बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक नए प्रकार की जड़ें निकलती हैं यहाँ से। इस प्रकार से जड़ें निकलती हैं, इस प्रकार से जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार से जड़ें निकलती हैं। ये जो जड़ें निकली इस प्रकार से, इनको हम क्या कहते हैं? ये तो जड़ें नीचे वाली सड़ गई। अब ये बीज के ऊपर से जो जड़ें निकल रही हैं, इन जड़ों को हम क्या कहेंगे? इन्हीं को हम बोलेंगे सीआरआई। तो ये जड़ें क्या कहलाती है भैया? इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जरा फटाफट से लिखेंगे। क्राउन रूट बोलते हैं इनको। इनको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। इनको परमानेंट रूट बोलते हैं। और इन्हें एडवेंटिटियस रूट्स बोलते हैं। एडवेंटिटियस रूट बोलते हैं। ठीक, इनको इतनी जड़ें नाम देते हैं। तो इनको हिंदी लिख लेंगे, शिखर जड़। कहे क्यों शिखर जड़ बोलते हैं इनको हम? क्योंकि देखने में कैसी लग रही हैं? आप लोग देखते होंगे जो बर्थडे जिनका मनाया जाता है उनके खोपड़ी पे ताज रखा जाता है, देखा है? ताज रखा जाता है, उसी ताज जैसी देखने में लगती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? शिखर जड़े या ताज जड़े। द्वितीयक जड़े भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़ें। इन्हें स्थायी जड़ें भी कहते हैं। स्थायी जड़ें। और इन्हें अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं।
अपस्थानिक जड़ें, इन्हें ताजमूल जड़ें भी कहते हैं। ध्यान देंगे तो भैया CRI, सेकेंडरी रूट, स्थाई वगैरह ये कब बनती हैं? तो बुवाई के 20 से 25 दिन बाद बनती है। बुवाई के 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। बुवाई के 20 से 25 दिन में ये जड़ें तैयार हो जाती हैं। तो यही जड़ें सिंचाई के लिए मेन क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि ये वाली तो उस टाइम पे खत्म हो जाती है 20 से 25 दिन में। तो जड़ें कौन से गेहूं के लिए बचती हैं? यही। अगर इन्हीं जड़ों पे पानी ना दिया जाए तो ये भी खत्म हो जाएंगी। फिर जब गेहूं के पास जड़ें नहीं बचेंगी तो गेहूं का पौधा कैसे बचेगा? जब पैर ही नहीं होंगे तुम क्या करोगे? तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये वाली जड़ें तो गेहूं को धोखा दे ही चुकी थी। बाद में ये वाली जड़ें बची थी, अगर इनको भी खो देता तो गेहूं के पास बेचारा कुछ बचता ही नहीं। तो यही मेन रीजन है कि गेहूं की CRI जड़ें मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन के लिए स्टेज मानी जाती है। और CRI स्टेज की लोकेशन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जरा लिखेंगे CRI की लोकेशन क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बीज के ऊपर, बीज के ऊपर व मृदा सतह के नीचे स्थित होती है। मृदा सतह के नीचे स्थित होती हैं। नीचे स्थित होती हैं। ठीक, यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो ये मामला है आपके इरिगेशन का, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मामला हो गया आपका CRI स्टेज का पूरा। अब यही आगे जाके पौधा बना, ठीक है, ऊपर पौधा बनाएगा। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि CRI क्या हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा वीड वाला मामला, खरपतवार। तो ये देख के क्या लगता है? ये देख के लगता है बथुआ। कौन सा वीड लगता है हमको? बथुआ लगता है। ये कौन सा लगता है? बथुआ। बथुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैम्स क्वार्टर। लैम्स क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। ये गेहूं के लिए कैसा बीड होता है? तो गेहूं के लिए एब्सोल्यूट बीड होता है। कैसा होता है? एब्सोल्यूट बीड होता है। कई बार पूछा जाता है कि बथुआ गेहूं के लिए कैसा बीड है? तो एब्सोल्यूट बीड होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान देंगे। बथुआ का नाम क्या होता है? चिनोपोडियम अल्बम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चिनोपोडियम अल्बम। ध्यान देना, ये जो बथुआ होता है ये किस फैमिली का होता है? चिनोपोडियेसी। और इससे क्या क्वेश्चन बनता है? ये ब्रॉड लीव वीड है। क्या है? ब्रॉड लीव वीड। चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है बथुआ। क्या है? चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार।
चौड़ी पत्ती खरपतवार होता है कौन? बथुआ। इस बात को ध्यान देना। तो गेहूं में जो बथुआ लगता है वो एब्सोल्यूट वीड होता है। वैज्ञानिक नाम चिनोपोडियम अल्बम होता है, चिनोपोडियेसी आता है, ब्रॉडलीफ वीड होता है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। बथुआ का उपयोग हम लोग कई मेडिसिन उपयोग में भी करते हैं, इसका खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं, साग सब्जी बनाने में करते हैं। और ये बीड का भी काम करता है क्योंकि इसके सीड वगैरह उपज के साथ मिलते हैं तो नुकसान भी करता है। ये देखो, देखने में क्या लग रहा है? गुल्ली डंडा लग रहा है। क्या लग रहा है? गुल्ली डंडा लग रहा है। ये गेहूं का मामा लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसको बोलते हैं गेहूं का मामा। गेहूं का मामा। इसे और क्या बोलेंगे? गुल्ली डंडा बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? गेहूंसा बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कैनरी घास बोलेंगे। कैनरी घास। और क्या बोलेंगे इसे? गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, गेहूं सा, कैनरी घास। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा? तो इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेलेरिस माइनर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेलेरिस माइनर। और दूसरी बात, ये गेहूं का कैसा खरपतवार होता है? तो गेहूं का नकलची खरपतवार। कैसा है? मिमिक्री वीड है। नकलची खरपतवार। ध्यान देना, इसका टेस्ट वेट तो बता ही चुके हैं आपको, 2 ग्राम होता है। दोबारा बताने की जरूरत नहीं। तो क्या है? नकलची खरपतवार होता है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है, ये क्या होता है? नैरो लीफ वीड होता है। क्या होता है? नैरो लीफ वीड होता है। सकरी पत्ती वाला खरपतवार होता है। ये क्या होता है? सकरी मतलब पतली। सकरी पत्ती वाला खरपतवार। ये पोएसी परिवार के सदस्य में आता है। ठीक है, किस में आता है? पोएसी परिवार में आता है। अगर इसका परिवार लिखना चाहो तो ये किस में आएगा? पोएसी में आएगा। पोएसिया ग्रेमिनी। अभी इनका कंट्रोल हम लिखाएंगे। अभी तो हम बीड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिए हैं, अभी इनका कंट्रोल भी लिखाएंगे कि ब्रॉडलीफ को कैसे मारेंगे और नैरो लीफ वाले को कैसे मारेंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना? दोनों प्रकार के खरपतवारों को हम अच्छी तरीके से देख लिए कि भैया हमारा बथुआ और गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, कैनरी ग्रास, ठीक है, फेलरिस माइनर, ये सब नामों से जानते हैं। मिमिक्री, गेहूं जैसा, बिल्कुल देखने में गेहूं जैसा। इसकी वानस्पतिक संरचना क्या होती है? गेहूं जैसी होती है, इसलिए इसे गेहूं का क्या कहते हैं? नकलची खरपतवार। एक और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। एक और खरपतवार होता है जिसका नाम हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो अगला हम देख लेते हैं गेहूं। चलिए, अगला खरपतवार है हिरनखुरी। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हिरन के खुर जैसी होती है। कैसी होती हैं? हिरन के खुर जैसी होती हैं। ये ध्यान देंगे। ये क्या होता है? हिरनखुरी चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। कई बच्चे इसको धोखा खा जाते हैं, तो ध्यान देना। चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार। दूसरा, इसका नाम क्या होता है? तो वैज्ञानिक नाम इसका होता है हिरनखुरी का कन्वोल्वुलस
अर्बेंसिस, कन्वोल्वुलस अर्बेंसिस, ये इसका क्या होता है वैज्ञानिक नाम। फैमिली क्या होगी, कन्वोल्वुलेसी होगी। और ये क्या होता है, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार, ऑब्जेक्शनल वीड, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार, ऑब्जेक्शनल वीड। कौन सा, हिरन खुरी। ठीक, यहां तक हमने बात देख ली। अब खरपतवार प्रबंधन पे हम बात करते हैं, वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन, वीड मैनेजमेंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीड मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि खरपतवारों का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो नंबर एक कि हम निराई गुड़ाई करके खरपतवार को अलग कर लेंगे। ठीक, दूसरा, अगर तब भी नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस कर लेंगे, फसलें क्रॉप रोटेशन वगैरह अपना लेंगे। फिर भी नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट में वीडिसाइड वगैरह का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वीड मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार के वीड हमारे सामने आते हैं। एक आता है ब्रॉड लीफ, एक आता है नैरो लीफ। तो ब्रॉड लीफ वीड के लिए क्या है और नैरो लीफ वीड के लिए क्या है। नैरो लीफ वीड के लिए क्या है, दोनों के ऊपर चर्चा करनी है। तो ब्रॉड लीफ में हम दो का प्रयोग करते हैं। एक 2,4-डी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डी कितना, 0.5 से लेकर के 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, ये ब्रॉड लीफ में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, 2,4-डी एट द रेट 0.5 से 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। 2,4-डी पाउडर में भी आता है और आपका लिक्विड में भी आता है। लिक्विड में जूरा, पाउडर में धानुका वगैरह आता है। एक होता है मेट सल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान। तो मेट सल्फ्यूरान की जो दवाई है वो 4 से 5 ग्राम पर हेक्टेयर, बहुत सक्रिय दवाई है। सबसे सक्रिय दवाई कौन है, मेट सल्फ्यूरान, बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिव है। तो ये दो दवाई प्रयोग करते हैं। ऐसे ही नैरो लीफ को मारने के लिए हम आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान की दवाई जो है कितनी, 1 से लेकर के 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग प्रयोग करते हैं। परंतु अब आइसोप्रोट्यूरान से गेहूं का मामा नहीं जा रहा है, तो हम स्पेशली नैरो लीफ वीड की ओर हम बात करेंगे। तो क्या करेंगे, सल्फो सल्फ्यूरान, सल्फो सल्फ्यूरॉन, इसकी मात्रा 30 से 40 ग्राम मात्रा जो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। 30 से 40 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। ठीक, ये हमने देख लिया बीड मैनेजमेंट का। अब एक स्टेटमेंट लिखो जहां से क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखिएगा, गेहूं का मामा गेहूं का मामा अब
आइसोप्रोट्यूरान वीडिसाइड से खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है क्योंकि फेलेरिस माइनर के अंदर आइसोप्रोट्यूरान के प्रति प्रतिरोध, आइसोप्रोट्यूरान के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले जीन पैदा हो गए हैं, पैदा हो चुके हैं। ठीक है, यह जानकारी यह जानकारी डॉक्टर आर के मलिक द्वारा बताई गई। कहाँ बताए थे आर के मलिक ने रिसर्च करते हुए? ये चीज़ों को कहाँ पाया था? पंजाब और हरियाणा के खेतों में ऐसा देखा गया कि अब आइसोप्रोट्यूरान के प्रति गेहूं का मामा खत्म नहीं हो रहा है, गेहूं के मामा पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आइसोप्रोट्यूरान के प्रति रेसिस्टेंस जीन किसने डेवलप कर लिए हैं? गेहूं के मामा ने अपने अंदर जीन डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए अच्छी तरीके से, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये इरिगेशन वाला पार्ट था, हमने इरिगेशन आपको पढ़ा दिया। ये इरिगेशन आपको इससे देख सकते हैं आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। ये हमने बीड के बारे में सारी जानकारी दे दी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि जैसे गेहूं की कटाई कब करते हैं? तो गेहूं की कटाई कब करते हैं? जब दानों में 20 से 25% नमी हो। जब दानों में 20 से 25% नमी हो, तब हम क्या करते हैं? गेहूं के दाने की कटाई करते हैं, गेहूं की कटाई करते हैं। गेहूं की कटाई कब करेंगे? जब दाने में नमी इतना हो। भंडारण की बात करते हैं, गेहूं का भंडारण
तो गेहूं के भंडारण पे जब हम चर्चा करेंगे, अपेक्षित आर्द्रता कितनी रखी जाती है? तो अपेक्षित आर्द्रता कितनी रखी जाती है? 85 से 90% तक। और नमी कितनी रखी जाती है? 10 से 12%। मुख्यतः सभी अनाज, मुख्यतः सभी अनाज। परंतु एक अपवाद है, इसी बार टीए में क्वेश्चन पूछा गया है, जीटीए में। अपवाद क्या है? अपवाद चावल। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन अपने क्लास से आया। तो अपवाद चावल की बात करते हैं। चावल कितना परसेंट? तो 12 से 14% नमी पर चावल का स्टोर किया जाता है। कितना परसेंट? 14, 12 से 14% नमी पर चावल का क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। ठीक है, तो चावल का भंडारण कितने नमी पर करेंगे? तो 12 से 14% नमी पर चावल का भंडारण करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम। किसकी बात करते हैं? इवेल्युएशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम। तो इवेल्युएशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से कई सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इवेल्युएशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम। कॉमन ब्रेड व्हीट का उद्भव। इवेल्युएशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम। कॉमन ब्रेड व्हीट का उद्भव कि इवेल्युएशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम हमारे बीच कैसे आया, कैसे अस्तित्व में आया, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। और यहाँ से बहुत सारी चीजें पेपर में देखने को मिलती हैं, तो एक एक चीजों को हम कॉपी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो ये नेचर का वरदान है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, मानव का कुछ भी नहीं जा लगा इसमें। अगर ट्रिटिकम एस्टिबम ना आया होता तो आज भी हम ड्यूरम की रोटियां खा रहे होते, या कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन खोज लिए होते, मक्का, ज्वार, बाजरा या चावल पे ही डिपेंड हो गए होते, यदि हमारे बीच ये ना, हम फूली फूली रोटियां नहीं खाने को हमको मिलती। ठीक है, रोटियां फूली हुई नहीं खाने को मिलती, तो इस बात पे हम अच्छे से गौर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो बहुत पहले समय में जैसे ही कृषि स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई होगी हजारों वर्ष पहले, तो उन्होंने पहला गेहूं जो नेचर के द्वारा जो उगाया गया, जिसका नाम होता है ट्रिटिकम एजिलोपोइड्स। ट्रिटिकम एजिलोपोइड्स, ये कोई गेहूं की थी, जिसे हम वाइल्ड स्पीसीज या वाइल्ड इंकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड का मतलब क्या था? जंगली था। वाइल्ड इनकॉर्न, वीट। ठीक, ये टिटिकम एजिलोपोइड्स जो थी वाइल्ड स्पीसीज थी। इसका नेचर में क्या हुआ? नेचुरल म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ? नेचुरल म्यूटेशन हुआ या नेचुरल क्रॉसिंग हुआ। ठीक है, तो जब नेचुरल म्यूटेशन हुआ तो ये कल्टीवेटेड स्पीसीज में बदल गई। ये किस में बदल गई? कल्टीवेटेड स्पीसीज में। तो हमारे बीच क्या आ गई? कल्टीवेटेड स्पीसीज। अभी तक जंगली स्पीसीज के हम बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हमें कल्टीवेटेड स्पीसीज प्राप्त हुई, जिसका नाम क्या था?
ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम ये क्या हुई? कल्टीवेटेड स्पीसीज प्राप्त हुई, जिसको हम लोग इंकोर्न वीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंकोर्न वीट भी कहते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, नेचर ही सब कुछ कर रहा है। सबसे पहली स्पीसीज जिसका उपयोग हुआ, जो जंगली प्रजाति थी, उसका नेचुरल म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और ये क्या हुआ? ट्रिटिकम मोनोकोकम हमको प्राप्त हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ट्रिटिकम मोनोकोकम हमको क्या हुआ? मिल गया। अब ये ट्रिटिकम मोनोकोकम क्या थी? डिप्लॉयड स्पीसीज थी। क्या थी? डिप्लॉयड थी, यानी कि 2n इसमें कितने थे? 14 थे। क्या थे? 14। अब इस ट्रिटिकम एस्टिवम का नेचर में ही क्रॉस हुआ किससे? एक अननोन स्पीसीज थी। किससे? अननोन स्पीसीज। कई रिसर्च के बाद कुछ लोग बोलते हैं एजिलोप्स वगैरह स्पीसीज थी, मगर हम इसको अननोन स्पीसीज मानते हैं। इससे क्या हुआ? इसका ट्रिटिकम मोनोकोकम का एक अननोन स्पीसीज के साथ नेचर में ही क्रॉसिंग हुई। ठीक है, तो यहाँ भी इसको भी हम क्या मानते हैं? ये भी डिप्लॉयड है। यहाँ भी 14 है। ठीक है, कितने हैं? 14 गुणसूत्र हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ पर जीनोम है कैपिटल ए, कैपिटल ए, और यहाँ पर जीनोम है कैपिटल बी, कैपिटल बी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नेचुरल क्रॉसिंग होता है। यहाँ से गुणसूत्र आते हैं 7, यहाँ से आते हैं 7, तो 2n बराबर यहाँ कितने रहते हैं? 14 ही रहते हैं। और ये होता है F1। क्या होता है? F1 होता है। यहाँ से आता है A और यहाँ से आता है B। अब ये आपस में क्रोमोजोम, आपस में जीनोम जो है, क्रोमोजोम होमोलॉगस नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो क्या हुआ? नेचर में ही नेचुरल क्रोमोजोमल डबल हो गए। नेचर में ही क्या हुआ? क्रोमोजोमल डबल हो गए। क्रोमोजोमल डबलिंग शुरू हो गई। किसमें? नेचर में ही क्रोमोजोमल डबलिंग हो गई इसकी। तो नेचर में ही जब इसकी क्रोमोजोमल डबलिंग हुई, तो ये हमको क्या प्राप्त हुआ? तो जाहिर सी बात है 2n बराबर कितने हो गए? 28 हो गए। और 2n बराबर 28 हो गए। जीनोम क्या आ गया? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल वी, कैपिटल वी। ये हमारा जीनोम प्राप्त। अब जब तक ये अलग अलग स्पीसीज से आए थे, एक ही स्पीसीज से आए होते तो पेयरिंग कर जाते। ये अलग अलग जीनोम थे, पेयरिंग नहीं कर सकते थे। जीनोम का होमोलॉगस होना जरूरी था। होमोलॉगस जैसे हुए आपस में, अब ये पेयर कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमोजोम डबल हुआ तो 14 का कितना हो गया? 28 हो गया। तो जब 28 हमको प्राप्त हुआ, ये था F1 यहाँ पर नेचर में। ये जो 28 प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या था? ट्रिटिकम टर्जिडम। ट्रिटिकम टर्जिडम था इसका नाम। और ये कैसा था? टेट्राप्लॉइड हो गया था। क्या हो गया था? टेट्राप्लॉइड। और कैसा टेट्राप्लॉइड? दो अलग अलग स्पीसीज से जीनोम आ रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्लो टेट्राप्लॉइड, या जिसे एम्फी डिप्लॉइड कह सकते हैं। एम्फी डिप्लॉइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एम्फी डिप्लॉइड। ठीक है, ये अलग अलग स्पीसीज से जीनोम आ रहे थे। इधर से ए आ रहा था, इधर से बी आ रहा था, तो इसको एल्लो टेट्राप्लॉइड बोलेंगे। जब एक ही में होता तो ऑटो बोलते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ तक तो हमने देखा कि भैया ट्रिटिकम टर्जिडम तक की बात कर। अब ट्रिटिकम टर्जिडम की लगातार क्या होने लगा? लगातार जब खेती होने लगी, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन इसका होने लगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन इसका होने लगा। जब इसका कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होने लगा, तो यहाँ पर ये ट्रिटिकम टर्जिडम क्या बन गया? ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम। तो कई बार कहा जाता है ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है वो एस्टिबम से पुराना गेहूं होता है। ट्रिटिकम टर्जिडम ही लगातार जब खेती के रूप में आने लगा, कंटिन्यूअस इसकी कल्टीवेशन होने लगी, तो ट्रिटिकम ड्यूरम बन के आ गया। क्या बन के आ गया?
ट्रिटिकम ड्यूरम बन के आ गया। ट्रिटिकम टर्जिडम से ही क्या बना, ट्रिटिकम ड्यूरम बना। अब आगे क्या थी बात, तो ये ट्रिटिकम टर्जिडम तो हमको मिल ही चुका था, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ट्रिटिकम टर्जिडम एक तरफ हमारे पास है। अब ट्रिटिकम टर्जिडम का नेचर में ही क्रॉस हो गया किसके साथ, ट्रिटिकम टॉस्ची के साथ। किसके साथ, ट्रिटिकम टॉस्ची एक वैरायटी थी जिसका नेचर में ही क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर 2n कितना है, 2n है 28, और यहाँ पर जीनोम क्या है, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल वी, ये क्या है, जीनोम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जीनोम हमें देखने को मिल रहा है। ट्रिटिकम टॉस्ची जो था यहाँ पर 2n थे 14, और इसके पास जीनोम था कैपिटल डी, ये जीनोम था इसका, क्या था, कैपिटल डी कैपिटल डी। तो जब इसका नेचर में क्रॉस हुआ तो जाहिर सी बात है यहां से गुणसूत्र कितने आएंगे, 14 आएंगे। कितने आएंगे, 14 आएंगे, और यहां से कितने आएंगे, 7 आएंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 21। तो 2n बराबर कितने हुए, 21 हो गए। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। नेचर में ही सारे क्रॉस हो रहे हैं, कोई मानव हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यहाँ से 14, यहाँ से 7, कितने हो गए 21। ये 14 और 7 क्यों आ रहे हैं, जब भी कभी प्रोजनी में जो क्रोमोजोम होते हैं वो हाफ सेट ही जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 14 थे, यहाँ पर 7, 21 हो गए। और जीनोम क्या हो गया यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी एक एक आ रहा है, आधा आधा आ रहा है, इधर से कैपिटल डी, ये मामला हो गया। अब ये स्टेराइल है, क्यों, क्योंकि ये समान होमोलोगस नहीं है, पेयर नहीं करेंगे तब तक गैमेट नहीं बनेगा, और गैमेट नहीं बनेगा तब तक बीज नहीं बनेगा, इसलिए ये स्टेराइल है। तो इसको समान करने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल क्रोमोसोमल डबलिंग फिर होती है। क्या होती है, नेचर में ही क्या होता है, क्रोमोसोम डबल होते हैं, क्रोमोसोम डबलिंग होती है। तो नेचर में जब क्रोमोसोम डबलिंग होती है तो n बराबर क्या हो जाता है, 2n बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, 2n बराबर क्या हो जाएगा, 21 का 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और जीनोम क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि डबल हो रहा है, कैपिटल बी और कैपिटल डी कैपिटल डी। डी जीनोम के कारण ही रोटियां फूलती हैं, इस बात को ध्यान देना। तो ये 2n बराबर 42 वगैरह आ गया, यही है हमारा ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम। तो आपको इतनी सारी टेढ़ी कहानी सुननी पड़ी ट्रिटिकम एस्टिबम को बनाने में। अब ये कैसा होता है ट्रिटिकम एस्टिबम, ये कैसा होता है, ये टेट्राप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड, तो ये कैसा हो गया, हेक्साप्लॉइड। तो कैसा हेक्साप्लॉइड, येलो हेक्साप्लॉइड होता है। और ये होता है येलो हेक्साप्लॉइड होता है, परंतु ये काम कैसा करता है, बिल्कुल डिप्लॉइड के जैसा काम करता है। इसको डिप्लोटाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो आप ध्यान दे लेना, ये क्रोमोजोमल का जो मामला हुआ वो इस प्रकार से आ गया। तो ये इस प्रकार से हमारा ट्रिटिकम एस्टिबम का निर्माण होता है। ये कितनी कहानी हो गई, एक ट्रिटिकम एजिलोपोइड्स स्पीसीज मिली जो वाइल्ड थी, इसका नेचुरल म्यूटेशन होता है, तो ये कल्टीवेटेड स्पीसीज ट्रिटिकम मोनोकोकम के रूप में आ जाती है। जब इसका किसी अननोन स्पीसीज के साथ नेचुरल क्रॉस होता है तो यहाँ पर टर्जिडम बनता है, और टर्जिडम का जब कभी टॉस्टी के साथ नेचुरल क्रॉस होता है तो ये बनता है हमारा ट्रिटिकम एस्टिबम। तो ट्रिटिकम एस्टिबम के नजदीकी पूर्वज अगर पूछा जाए तो टर्जिडम और टॉस्टी होंगे, ठीक, क्या होंगे, टर्जिडम और टॉस्टी होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। ये बात आपको पच गई कि नहीं पच गई, अगर नहीं पची होगी तो हम दोबारा रिकॉल कर देंगे, एक बार आप हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब बाकी के जो बचे पॉइंट्स हैं वो अपने कल के लेक्चर में कवर करेंगे। अब बचे के पॉइंट्स क्या रह गए हमारे बीच, डिजीज रह गया, पेस्ट रह गया, इन पॉइंट्स पे अपने चर्चा अगले दिन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना।